हिंदी भाषा शिक्षण में अधुनातन टेक्नोलॉजी। हमारे साथ आज इस सत्र में हमारे साथ अध्यक्ष के रूप में हम सब के प्रिय, जिनको हम सब बारंबार सुनते रहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मंच पे, और जिन्हें 2021 से विश्व हिंदी सचिवालय ने हिंदी की गतिविधियों को संचालित करने का एक समन्वयक भी नियुक्त किया गया है। मैं बहुत आदर सम्मान से अनूप भार्गव सर को मंच पर बुलाना चाहूँगी। तालियों से सर का स्वागत, ज़ोरदार तालियों से सर का स्वागत। हमारे साथ आज वक्ता के रूप में जिनकी बातें हम तक आएंगी और जो कि इस सत्र हिंदी भाषा शिक्षण में अधुनातन टेक्नोलॉजी पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। मैं सबसे पहले श्री बालेंदु शर्मा दादिच जी को बुलाना चाहूँगी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट में निदेशक स्थानीय भाषाएं और सभ्यता के रूप में कार्यरत हैं। सर का ज़ोरदार तालियों से स्वागत। लंच के बाद का सेशन थोड़ा सा वैसे लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि लंच के बाद और एनर्जी आ जाती है, तो एक बार पुनः ज़ोरदार तालियों से सभी का स्वागत। हमारे साथ प्रॉक्टर डीन स्कूल ऑफ आर्ट्स अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से प्रोफेसर सत्यकेतु सांकृत जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सर को भी मंच पर बुलाना चाहूँगी। सर, आपका स्वागत। और हमारे साथ संपादक विश्व हिंदी कोश केंद्रीय हिंदी संस्थान से श्री राजेश कुमार सर भी साथ में हैं। सर का भी ज़ोरदार तालियों से स्वागत। हमारे विश्वविद्यालय की और हमारे देश की भी ये परंपरा है कि अतिथि देवो भव, और अतिथियों के विधिवत स्वागत के लिए मैं डॉक्टर रचना चतुर्वेदी, जो मुझे भी यहाँ दिख रही थी, डायरेक्टर रिसर्च आईसे ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में कार्यरत है, उनसे अनुरोध करूँगी कि कृपया उत्तरीय और एक फ्लावर बेड देकर हमारे बीच अनूप भार्गव जी, जो कि अध्यक्ष के रूप में आज इस सत्र में है, उनका स्वागत करें। तालियों में अभी भी मुझे कमी लग रही है। ये विश्व रंग है, विश्व रंग का आगाज़ है। तालियों में वो बात आनी चाहिए कि हमें लग रहा है कि ये विश्व रंग है, और अभी तो दूसरा दिन है, अभी और 2 दिन बाकी हैं। एक बार ज़ोरदार तालियों से सभी का स्वागत। मैं मैम से अनुरोध करूंगी कि कृपया वो बालेंदु सर का स्वागत करें। रोज़बेट। साथ ही प्रोफेसर सत्यकेतु सांकृत जी का भी और राजेश कुमार जी का भी मैडम स्वागत करें। राजेश कुमार सर जी का। ये उत्तरीय सर, हमारे मध्य प्रदेश में जो बाघ प्रिंट होता है वो प्रिंट भी इस उत्तरीय में है, तो ये एक आपके लिए स्मृति भी है जो आप हमारे प्रदेश से लेकर जाएंगे। भाषा ही सौहार्द और समावेशी दृष्टि ही विश्व रंग का संदेश है। कल उद्घाटन सत्र में माननीय कुलाधिपति चौबे सर ने इस बात को सभी के समक्ष रखा था, और हम सब जानते हैं कि विश्व रंग की अवधारणा ही ये है कि वो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को लेकर, और साथ ही हिंदी भाषा के साथ और जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं और बोलियां हैं उनके भी विकास के लिए कार्यरत है। और उन्हीं सबको समाहित करते हुए हम विश्व रंग 2019 से आगे चलते चलते आज 2023 5वें संस्करण में आप सभी के सामने प्रस्तुत हैं। जब हम बात करते हैं अधुनातन टेक्नोलॉजी की, और जैसा कि मैंने सुबह में यहाँ जो सत्र हुए जिसमें हिंदी शिक्षण के अनुभव पर बात की गई थी और आप सभी ने उसे सुना भी था, तो वहाँ भी अगर मैं ज्योति मैम की बात को रखूँ तो उन्होंने कहा था कि टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है हिंदी को प्रचार और प्रसारित करने के लिए, और शायद मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के उपयोग से हिंदी आगे ले जाई जा सकती है विश्व स्तर पर। हम उसे ले भी जा रहे हैं, तो उसमें क्या संभावना है, क्या चुनौतियां हैं, और किस तरह से इस समय अगर हम देखें हमारे साथ जो यहाँ पर मंच पर अतिथिगण हैं, एक हमारे साथ माइक्रोसॉफ्ट से हैं,
एक हमारे साथ जो अध्यक्ष हैं वो खुद इस के प्रचार प्रसार को करते ही रहते हैं। तो हम छोटा सा एक परिचय जानना चाहेंगे जो हमारे साथ मंच पर हमारे साथ अतिथि उपस्थित हैं, और उसके बाद मैं अनूप भार्गव जी को अनुरोध करूंगी कि वो एक छोटी सी बात रख के इस सत्र का विधिवत प्रारंभ करेंगे। हमारे साथ, जैसा कि मैंने कहा, अनूप भार्गव जी हैं। वे हिंदी प्रचार एवं शिक्षा की अनेक संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में सर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में सर कंप्यूटर सलाहकार हैं और न्यू जर्सी में रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 2021 में उन्हें विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस द्वारा विश्व भर में हिंदी की गतिविधियों को संचालित करने के लिए वैश्विक समन्वय नियुक्त किया गया। 2018 में मॉरिशस में हुए 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में उन्हें भारत सरकार की ओर से आमंत्रित किया गया और उन्हें प्रौद्योगिकी का भविष्य विषय पर प्रतिभागी के रूप में उन्होंने वहां अपना लेख पढ़ा और कवि सम्मेलन में भाग भी लिया, जो कि बहुत ही सराहनीय है। एक बार तालियों से सर का स्वागत। सर का मानना है कि विश्व में हिंदी के विकास के लिए हो रहे कार्यों को इंटरनेट के माध्यम से सरलता और सफलतापूर्वक समन्वित किया जा सकता है, और वे इस दिशा में कई योजनाओं में कार्यरत हैं। रेखांकित करना चाहूँगी कि हम अक्सर जो ऑनलाइन कार्यक्रम करते हैं उसमें सर की सक्रिय भूमिका रहती है, और बहुत अच्छे से सर उसमें भाग लेकर बहुत सारे हमारे साथ अपने अनुभव भी साझा करते हैं। हमारे साथ बालेंदु शर्मा दादिच जी भी हैं, और सर का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित वरिष्ठ प्रौद्योगिकीविद, लेखक और वक्ता हैं, जो कि डिजिटल तकनीकों के माध्यम से सामाजिक बेहतरी लाने, आम आदमी के दैनिक जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करने और सच्चे तथा समग्र डिजिटल कार्यकलाप को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत हैं। सर को आधुनिक डिजिटल तकनीकों के प्रयोग व प्रसार को बढ़ावा देने के लिए महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा आत्माराम पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त उन्हें केंद्र तथा राज्य सरकारों, वैश्विक संगठन, तकनीकी संस्थानों तथा भाषाई संगठनों द्वारा 20+ अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी अलंकृत किया जा चुका है। सर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय हिंदी संस्थान के सदस्य भी हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि सर आज हमारे बीच हैं। हमारे बच्चों को वो अपना अनुभव और अपने विचार साझा करेंगे। सर, आपका पुनः स्वागत। हमारे साथ आचार्य राजेश कुमार जी हैं, जो कि संपादक विश्व हिंदी कोश, केंद्रीय हिंदी संस्थान, शिक्षा विभाग, भारत सरकार से हैं। वर्तमान में केंद्रीय हिंदी संस्थान की शासी परिषद का सदस्य, पूर्व में भारत सरकार के संस्थान राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान के निदेशक, और 3 साल से अधिक समय तक रूस में भारत के जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र में सर प्रोफेसर रहे। सर का सम्मान कई जगहों पर हो चुका है। उत्तर प्रदेश साहित्य अकादमी, टेलीग्राफ, श्री रामाजी बोरा सेवा समिति और भी कई संस्थाओं से सर को सम्मानित किया जा चुका है। सर के लिए एक बार पुनः तालियां। हमारे बीच प्रोफेसर सत्यकेतु सांकृत जी हैं, जो कि डीन स्कूल ऑफ लेटर्स, डीन शैक्षणिक मामले, प्रॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से हैं, और सर ने बहुत सारी पुस्तकों और लेखों का प्रकाशन भी किया है। सर के शोध में विशेष योगदान के लिए शोध नर्मदा संस्थान जबलपुर द्वारा शोध सारथी सम्मान पुरस्कार सर को 2018 में दिया गया, और प्रवासी साहित्य आलोचना सम्मान भी सर को दिया गया। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट पैनल है, जो कि इस विषय पर आज आपके बीच अपनी बात को साझा करेगा। विश्वविद्यालय और आईसेक परिवार जिस तरह की हमें मार्गदर्शन हमारे आदरणीय चौबे सर से मिलता रहता है, उसी मार्गदर्शन के चलते हमारे बीच एक छोटी सी पुस्तक का हम पहले लोकार्पण करेंगे, जहाँ पर हम ये बताएंगे कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को हिंदी तक लोगों तक पहुँचा रहे हैं। पाइथन एक परिचय पुस्तक का लोकार्पण हम इस सत्र में करेंगे, और इस पुस्तक के जो लेखक हैं यतिन चतुर्वेदी जी से मैं चाहूँगी कि वो मंच पर आएँ और हमारे मंच पे जो आदरणीय अतिथिगण हैं उनके साथ इस पुस्तक का लोकार्पण करें। सर प्लीज़। हमारे साथ डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी खंडवा से रजिस्ट्रार रवि सर भी हैं। मैं चाहूँगी कि वो भी इस वक्त इस मंच पर आएँ और इस मंच की शोभा बढ़ाएँ। ज़ोरदार तालियों से इस पुस्तक का लोकार्पण। हम सब जानते हैं कि सन 1985 में सर तकनीक को सबसे पहले गांव कस्बों तक ले गए थे अपनी किताब कंप्यूटर एक परिचय के साथ, और वहीं से आईसेक का सफ़र शुरू हुआ। और आज जितनी भी आधुनिक जो हम कहें लैंग्वेज हैं, टेक्निकल लैंग्वेज हैं, अब हमारा कार्य है कि हम उसे हिंदी में प्रकाशित कर उसे जन जन तक पहुंचाएं।
तो तकनीकी शिक्षा और तकनीक की बात किस तरह से हिंदी के माध्यम से जन जन तक पहुँचे, इसके लिए हमारा विश्वविद्यालय कार्यरत है। अब चाहूँगी कि अनूप सर विधिवत इस सत्र की एक भूमिका प्रस्तुत कर इस सत्र का विधिवत शुभारंभ करें। सर प्लीज़। धन्यवाद संगीता जी। जब मुझे इस सत्र की अध्यक्षता के लिए कहा गया तो मैंने एक बात तय की कि अच्छा अध्यक्ष वही होता है जो बहुत कम बोलता है। तो मैं आज उस नियम का पालन करने की कोशिश करूंगा। सिर्फ कुछ बिंदु हैं जो मैं चाहूँगा कि आज के इस सत्र में हम लोग जिनकी बात करें, और जिस सत्र में वैसे भी बालिंदु जैसे वक्ता हों, संगीता जैसी संचालिका हों, तो अधिक बात करने की ज़रूरत रह भी नहीं जाती है। तो मैं कुछ बिंदुओं की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि ये बिंदु आज के कार्यक्रम में कोई ना कोई वक्ता उस पर बात करेगा, और अगर नहीं होती है तो फिर मैं अंत में अपने अध्यक्षीय भाषण में उनके बारे में बात करना चाहूँगा। तो जैसा कि आपको शायद मालूम हो कि तकनीकी जो है, टेक्नोलॉजी मेरा प्रोफेशन है और हिंदी मेरा पैशन है, और मैंने इन दोनों को मिलाने की कोशिश की है। और जैसा कि संगीता जी ने कहा कि अगर आज के युग में हम तकनीकी का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसके लिए हमें खुद को ही दोषी ठहराना होगा। एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने, जिसका हमें पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन में कहूँगा शब्द करना चाहिए, है ना। तो जो कुछ बिंदु जो मेरे दिमाग में आते हैं जब तकनीकी की बात करते हैं और हिंदी भाषा शिक्षण में, तो सबसे पहली बात तो जो मुझे जो नज़र आती है और जिसके बारे में बालिंदु ने मुझे बताया भी है कि वो बात करना चाहेंगे, वो है कि तकनीकी ने न केवल भाषा शिक्षण में बल्कि कई अन्य क्षेत्रों में भी एक लोकतांत्रिकरण किया है, डेमोक्रेटाइजेशन जिसको अगर मैं कहूँ, कि अब वो जो एक इनइक्वालिटी रहा करती थी कि कुछ चीज़ें हमें उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि हमारे पास कुछ साधन नहीं हैं, तो वो जो बहाना मैं कहूँगा वो अब नहीं रहा तकनीकी के रहते हुए। तो एक तो हम इसके बारे में बात करना चाहेंगे। दूसरा बिंदु जो मुझे आता जो स्वाभाविक सा ही है कि तकनीकी का फ़ायदा क्या होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहली बात तो कि तकनीकी का उपयोग होना चाहिए शिक्षा को सरलता से उपलब्ध करवाने में, है ना। तो एक तो उपलब्धि की बात करेंगे, हम चाहेंगे कि उपलब्धि की बात हो। दूसरा हम चाहेंगे कि उसमें सुगमता की बात हो, कि कैसे शिक्षा को सुगम बनाया जाए, कैसे उसे सरल बनाया जाए, जिससे कि उसको जो सिखाना चाह रहे हैं वो बात उन तक पहुंच सके, है ना। तो लोकतांत्रिकरण, उपलब्धि, और इनमें मेरे को लगता है सब बातें आ जाती हैं, है ना। तकनीकी का कहीं भी प्रयोग हो, या तो वो किसी बात को सरल तरीके से समझाने के लिए होगी या उसको सरलता से उपलब्ध करवाने के लिए होगी, है ना। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, और अब मैं मंच फिर से संगीता जौहरी जी के कुशल हाथों में सौंपना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसी बात को अब और आगे की ओर ले जाते हुए मैं अनुरोध करूंगी श्री बालिंदु शर्मा जी से कि वो अपने विचार हम सबके बीच साझा करें। सर। धन्यवाद संगीता जी, और धन्यवाद अनूप जी। मैं अपनी बात को समय में कहने की कोशिश करूंगा। आदरणीय अनूप जी, आदरणीय सत्यकेतु सांकृत जी, आदरणीय राजेश कुमार जी, सामने मृदुल कीर्ति जी हैं, और अन्य मेरे इतने मित्र हैं कि मैं अगर नाम लूँगा तो ये मेरा समय इसी में निकल जाएगा, और उनमें से किसी का भी नाम छूट गया तो फिर मुझे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो बात जो अनूप जी ने कही उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है कि आज कोई बहाना हमारे पास नहीं रहा, हमारे पास किसी भी प्रकार का बहाना नहीं रहा। यदि हम
टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसका प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। बहाना नहीं है। यदि बहाना हमारे पास है तो हम खुद हैं, शायद हम खुद जिम्मेदार हैं यदि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। और ऐसे मंचों पर टेक्नोलॉजी की बात होना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के दौर में अगर हमारी भाषा को आगे ले जाना है, हमारी भाषा को दुनिया की भौगोलिक दूरियों के बाहर सफल बनाना है, तो टेक्नोलॉजी उसमें बहुत महत्वपूर्ण अदृश्य योद्धा की भूमिका अदा कर सकती है। तो मित्रों, मैं मेरी एक कविता की 4 पंक्तियां सुनाऊंगा आपको कि नहीं नारों के दम पर एक भी सीढ़ी चढ़ेगी, नहीं नारों के दम पर एक भी सीढ़ी चढ़ेगी, नतीजे हम दिखाएंगे तभी हिंदी बढ़ेगी। नहीं नारों के दम पर एक भी सीढ़ी चढ़ेगी, नतीजे हम दिखाएंगे तभी हिंदी बढ़ेगी। गलों को फाड़ कर चाहे करें हम अनगिनत दावे, बनेगी मूक की आवाज़ तो हिंदी बढ़ेगी। और ठहर जाती हैं भाषाएं, पिछड़ जाती हैं भाषाएं, पिछड़ जाती हैं भाषाएं नएपन से जो डरती हैं, पिछड़ जाती हैं भाषाएं नएपन से जो डरती हैं। नवाचारों को अपनाए तभी हिंदी बढ़ेगी। और यह है तकनीक, कारोबार और विज्ञान की दुनिया, यह है तकनीक, कारोबार और विज्ञान की दुनिया, जो इनके साथ चल पाएगी तो हिंदी बढ़ेगी। तो अनूप जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी ने अपना लोकतंत्रीकरण कर दिया है। और आज के सुबह के सत्र में अनिल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि यदि हम अंग्रेज़ी या दूसरी भाषाएं सीखना चाहते हैं तो लाखों मंच उपलब्ध हैं, किंतु यदि हिंदी सीखना चाहता है कोई व्यक्ति तो उसके लिए कोई मंच उपलब्ध नहीं है। तो उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा मैं कि मित्रों, आज का जो दौर है उसमें हम तकनीक की बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा अपने आप में सदा ही तकनीक से लाभान्वित होती रही है, अपने दौर की तकनीक से सदा लाभान्वित होती रही है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, आप देख रहे हैं, किसी ज़माने में जब स्लेट आई तो वो भी एक नई तकनीक थी, नई किस्म की पद्धति थी। उसके बाद अबेकस का जब प्रयोग हुआ तो वो अपने आप में एक नई पद्धति थी जो शिक्षा को एक कदम आगे ले जाता था। फिर किताबों का आगमन हुआ, प्रिंटिंग का आगमन हुआ, वो एक नई तकनीक थी, नई पद्धति थी। पेन और बॉल पेन जब आया तो वो एक नई पद्धति थी। और आपको आश्चर्य होगा कि जब पहली बार पेन आया तो लोगों को एक भ्रम हुआ कि यार पेन से लोग लिखने लगे तो फिर पुराने ढंग से जो हम लिखा करते थे उसका क्या होगा। आपको याद होगा कि जब प्रिंटिंग की शुरुआत हुई तो सुकरात ने कहा था, किताबों की जब शुरुआत हुई और यहाँ तक कि लिखने की जब शुरुआत हुई, लिखकर पढ़ने की, तो उन्होंने कहा था कि ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि शिक्षा को लिखकर नहीं दिया जाना चाहिए, शिक्षा को मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में जाना चाहिए। तो जब भी टेक्नोलॉजी में कुछ नया घटित हुआ, हमेशा हमारे मन में कोई ना कोई एक असमंजस पैदा हुआ, एक आशंका पैदा हुई। और आज भी आप देख रहे हैं, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी वो बात सच निकलती है। उसके बाद रेडियो का प्रयोग हुआ शिक्षा में, बहुत सारे रेडियो कार्यक्रम आ गए जिसकी बदौलत शिक्षा दूर दराज के गाँव तक पहुँची रेडियो के जरिए। प्रोजेक्टर आया, उसके बाद टेलीविज़न आया, वीडियो टेप आए जिनके जरिए पाठ जाने लगे लोगों तक, फोटोकॉपियर आया और कैलकुलेटर आया। ये सारी चीज़ें तकनीकी हैं और इन सब से शिक्षा को लाभ हुआ। तो एक ज़माना वो था, लेकिन अब कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट का ज़माना है। तो इस ज़माने में क्या बड़ा बदलाव हुआ है? सबसे पहला बदलाव ये हुआ है कि शिक्षा लेने और देने की प्रक्रिया तमाम सीमाओं से मुक्त हो गई है। इसमें से एक सीमा तो जिसका जिक्र अभी अनूप जी ने किया कि लोकतंत्रीकरण हो गया है। दूसरा, वो स्थान और समय की सीमा से भी मुक्त हो गई है। कोई व्यक्ति कहीं से भी बैठकर शिक्षा ले सकता है और दे सकता है। दूसरा, औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा भी आज एक वास्तविकता है। तीसरी बात है कि हम में से लगभग हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीख रहा है। हो सकता है आप यूट्यूब पर जाते हैं, फेसबुक पर जाते हैं, थोड़ा सा आपने छोटा सा कुछ वीडियो देखा, आपने इस दौरान कुछ सीखा जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता कि ये भी शिक्षा है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्या इन मंचों का प्रयोग हम हिंदी सिखाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्वाभाविक है, हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। उसके बाद शिक्षण के तरीके बदल रहे हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी ने एक बड़ा बदलाव क्या किया है कि पारंपरिक शिक्षा एक से अनेक वाली शिक्षा थी। एक व्यक्ति संचालित करता है, अनेक व्यक्ति सुनते हैं, या एक यूनिवर्सिटी संचालित करती है, बहुत सारे लोग उससे जुड़ते हैं। एक से अनेक वाली, वन टू मैनी वाली एक शिक्षण पद्धति हुआ करती थी। लेकिन टेक्नोलॉजी की बदौलत अब क्या हुआ है, एक से एक भी संभव हो गया है। एक व्यक्ति दूसरे छोर पर है, एक व्यक्ति इधर है और दोनों एक दूसरे से, एक पढ़ रहा है एक पढ़ा रहा है, ये आज संभव है। ऐसे एप्लीकेशंस हैं। दूसरा, एक से अनेक ये भी है, आप कोई एक कार्यक्रम चलाते हैं और बहुत सारे लोग दुनिया भर में उसको देख रहे हैं, एक से अनेक भी आज हो गया है। और अनेक से अनेक बहुत सारे लोग आपस में मिलजुल कर समूह बना करके पढ़ रहे हैं, यानी अनेक लोग अनेक लोगों को पढ़ा रहे हैं। ये एक और बदलाव आया। और अंत में स्वयं शिक्षण,
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं, लेकिन चुपचाप जाते हैं इंटरनेट पर, कहीं कुछ सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और पढ़ लेते हैं और अपनी एक छोटा सा सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं। तो ये कितने बदलाव आ रहे हैं शिक्षा के भीतर आधुनिक तकनीक की बदौलत, जिनकी तरफ प्राय हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन इनका मर्म क्या है कि पूरी दुनिया आपकी पहुंच में है। आज यदि आप एक अच्छा शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करते हैं तो पूरी दुनिया में पहुंच सकते हैं। अब लेकिन बची खुची जो कसर थी वो इन्होंने पूरी कर दी है। आपके सामने कृत्रिम बुद्धिमत्ता दिखाई दे रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बहुत सारा काम आसान कर सकती है, और उसको भी छोड़िए, उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं हम लोग, जनरेटिव एआई की तरफ चले गए हैं। चैट जीपीटी या बिंग एआई, आपने नाम अगर सुना होगा, को पायलट या गूगल बार्ड, तमाम तरह की तकनीकें जो जनरेटिव एआई के क्षेत्र में आ गई हैं, उनके आने के बाद स्थितियां और बदल गई हैं। क्योंकि ये जो जनरेटिव एआई है ये पैदा कर सकती है। अब तक की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी वो पैदा नहीं करती थी, वो आपको आंकड़ों का विश्लेषण करके बताती थी या आपकी कुछ मदद करती थी, अनुवाद कर देती थी। यहाँ पर क्रिएटिविटी आ गई है टेक्नोलॉजी के पास में, वो खुद अपनी तरफ से आपके कहने पर आपको कुछ बना कर दे सकती है, कहानी लिख कर दे सकती है, कविता लिख कर दे सकती है, पाठ बना कर दे सकती है, करिकुलम बना कर दे सकती है। ये बनाने की क्षमता आज टेक्नोलॉजी के पास है। तो बहुत आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। अब इनके अलावा अगर आप देखेंगे तो वर्चुअल रियलिटी आ गई है, यानी कि आज यदि आप चाहें तो अपने पाठ्यक्रम को और भी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। आप ऐसे चश्मे पहनेंगे जिनको, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का होलोलेंस आता है या कुछ और भी ऑगमेंटेड रियलिटी वाले चश्मे आते हैं, जिनको पहनने के बाद अगर आपने वैसा कंटेंट बनाया तो उस कंटेंट को आप अपने सामने घटित होते हुए देख सकते हैं 3D के रूप में। तो इस तरह की चीज़ें आ गई है, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मेटावर्स आ गया है, जो पूरी की पूरी एक दुनिया है। और उस दुनिया में क्या होता है कि जैसी हमारी दुनिया है, यहाँ पर जो कुछ घटित हो रहा है वही ग्राफिक्स की एक दुनिया में घटित हो रहा है, वही टेक्नोलॉजी की एक दुनिया में घटित हो रहा है, जिसको हम इंटरनेट के जरिए एक्सेस करते हैं। जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, यही कार्यक्रम मेटावर्स में भी किया जा सकता है, जहाँ पर आप सब इसी तरह बैठे होंगे और मैं इसी तरह से बोल रहा हूँगा, लेकिन वो ग्राफिक्स की दुनिया है, उसमें अवतार बैठे होंगे आप सबके। तो उस हद तक चीज़ें चली गई हैं और अब हमको सोचना पड़ेगा कि इनका कैसे रचनात्मक इस्तेमाल हम शिक्षा में करें। उसके बाद टेलीप्रेजेंस आ गई है, और टेलीप्रेजेंस से तात्पर्य ये है मित्रों कि एक व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं है लेकिन मौजूद दिखाई देता है। एक होलोग्राम के रूप में एक व्यक्ति या एक कोई बहुत अच्छा वक्ता है यदि, और अमेरिका में रहता है और आप चाहते हैं कि वो यहाँ आकर बात करें, तो आप टेलीप्रेजेंस का प्रयोग कीजिए, होलोग्राम का प्रयोग कीजिए, वो आके यहाँ खड़े हो जाएंगे और आपके साथ बात करेंगे। मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाता, लेकिन फ़िलहाल नहीं, क्योंकि समय नहीं है। आपको एक झलक जरूर दिखाऊंगा जो आप यहाँ देख रहे हैं। एक छोटी सी झलक देखिए कि शिक्षा में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, किस तरह से 3D या होलोग्राम आधारित जो शिक्षा है वो बदल रही है चीज़ों को। इसको क्लिक कर दीजिए बीच में, एक झलक देखिए क्या कुछ संभव हो गया। तो ये वर्चुअल रियलिटी की बहुत छोटी सी 30 सेकंड की झलक है जो आपने अपने सामने देखी। इस तरह की चीज़ें आज संभव हो गई हैं और उसकी बदौलत आज आप नए नए तरीक़ों से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जो कि शायद ज़्यादा ग्राह्य होगा। अब इन सारे बदलावों से दो बड़े बदलाव सामने देखने को मिलते हैं। पहला ये है कि हमारे सामने असीमित अवसर और असीमित संभावनाएँ पैदा हो गई हैं। एक व्यक्ति यदि कोई प्रोफेसर है, हिंदी का कोई प्रोफेसर है, बहुत अच्छा अपने विषय पर वो दखल रखते हैं, कमांड रखते हैं, और वो चाहते हैं कि मैं कुछ बड़ा काम कर दूं। जैसे कि आज बात थी कि हिंदी सीखने के लिए कोई मंच उपलब्ध नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा सामने आता है जो ऐसा मंच बनाना चाहता है तो बना सकता है, क्योंकि असीमित संभावनाएं हमारे सामने टेक्नोलॉजी ने पैदा की है। और दूसरा, कोई भी सक्षम व्यक्ति भाषा की शिक्षा दे सकता है आज के दौर में। आगे बढ़ा दीजिए। अब पुराने ज़माने में या पारंपरिक स्तर पर क्या होता था, शिक्षण संस्थान शुरू करने के लिए ये सब चीज़ें आवश्यक होती थी। आधारभूत ढांचा आपको चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको संसाधन चाहिए, पैसे चाहिए, धन चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, शिक्षक चाहिए, कर्मचारी चाहिए, स्टाफ चाहिए, आपको लोकल स्टूडेंट्स चाहिए, स्थानीय छात्र चाहिए, सुनिश्चित समय चाहिए कि सुबह 9 बजे हमारा महाविद्यालय खुलेगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। ये सब चाहिए था ना। लेकिन आज एक आम व्यक्ति खुद अपना एक ऐसा
प्रोजेक्ट या परियोजना शुरू कर सकता है जिसमें वो एक बड़े से बड़े शिक्षण संस्थान से टक्कर ले सकता है यदि उस व्यक्ति के पास कौशल है। क्योंकि आज उसको क्या चाहिए, एक सफल परियोजना शुरू करने के लिए बस इतना ही पर्याप्त है जो आपको दिखाई दे रहा है। एक टेबल चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए, एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, आपके पास ज्ञान और कौशल होना चाहिए। यदि ये है तो आप अकेले ही किसी बहुत बड़े संस्थान के बराबर आप परिणाम दे सकते हैं। ये ऐसी दुनिया है, एकदम नई दुनिया है मित्रों। अब हर स्तर पर यदि आप ऐसा करना चाहें तो हर स्तर पर प्रौद्योगिकी से आपको सहायता उपलब्ध है। चैट जीपीटी के बारे में आपने सुना है, और माइक्रोसॉफ्ट के को पायलट्स जो हमने हाल ही में जारी किए हैं, वो आपकी योजना खुद बनाकर दे सकते हैं। आपको सिर्फ एक लाइन में उसको कहना है कि मैं ऐसी परियोजना लाना चाहता हूँ, मुझे उसके लिए एक पूरा का पूरा खाका बना दो, एक परियोजना का एक ढांचा बना दो, तो आपको 30 सेकंड में वो बनाकर दे देती है। और पहला आपको ड्राफ्ट उसका मिल जाता है। दूसरा, पाठ्यक्रम का अगर निर्माण करना है तो आपको विषय बताना है कि मेरा ये विषय है, मुझे एक पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाकर दे दो, और वो आपको चैट जीपीटी या जनरेटिव एआई आपको पाठ्यक्रम की रूपरेखा दे देती है। उसके बाद उसमें जो सुधार करना है वो आप करते रह सकते हैं। तीसरा, आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए और एक आपके पास बोलने की क्षमता होनी चाहिए, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, बस उतना चाहिए। आधारभूत ढांचा आपको नहीं चाहिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। चौथा, सामग्री का निर्माण यदि आप करना चाहते हैं तो इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी मदद करने के लिए तैयार है। वो टेक्स्ट बना सकती है आपके लिए, पाठ बना सकती है, चित्र बना सकती है। आपको कहीं से चित्र डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कॉपीराइट का उल्लंघन करने की जरूरत नहीं है। आप डेली 2, 3 आदि में जाइए, या आप माइक्रोसॉफ्ट के को पायलट में जाइए, या हमारे डिज़ाइनर में जाइए, वो आपके लिए ब्रांड न्यू और पूरी तरह से आपके अपने कॉपीराइट वाले चित्र बनाकर दे देगा, अधिकतम 10 सेकंड में। तो वो भी दिक्कत नहीं है। अब वीडियो भी बनने लगे हैं, ऑडियो भी बनने लगा है, पावर पॉइंट अपने आप बनने लगा है, और उसके बाद ई बुक्स उन पावर पॉइंट्स को ई बुक्स में तब्दील किया जा सकता है। पूरे के पूरे पाठ आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हैं ऑटोमेटिकली, और मशीन अनुवाद तो आ ही गया है। ये सब चीज़ें यानी कंटेंट बनाने में भी कोई बाधा नहीं है। आपको कम से कम एक पहला ड्राफ्ट बनकर एआई दे सकती है, और उसके बाद आप उसमें सुधार कीजिए, उसको बेहतर बनाइए, डिलीट कीजिए, हटाइए, संपादन कीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन आप 0 से शुरुआत नहीं कर रहे, आप 50% से शुरुआत कर रहे हैं आप, और यही इसकी बड़ी ताकत है। उसके बाद आपको मार्केटिंग करनी है तो कितना आसान हो गया। आप सोशल मीडिया पर जाते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, तमाम मंच आपको उपलब्ध हैं। 0 खर्च आपको करना है और आप मार्केटिंग कर सकते हैं। आप अपने लिए नए छात्रों को ढूंढ सकते हैं, तो वो माध्यम भी वहाँ पर उपलब्ध है। ईमेल भेज सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, सर्च इंजिन्स का सहारा ले सकते हैं, डिजिटल विज्ञापनों का सहारा ले सकते हैं, और अंत में आप अभ्यास और जांच करना चाहते हैं तो उसके भी मंच मौजूद हैं। तो अब अनेक माध्यम आपके पास उपलब्ध है जिनके जरिए आप डिलीवर कर सकते हैं। जहाँ तक शिक्षा की डिलीवरी का सवाल है, आप अपनी निजी वेबसाइट बना सकते हैं, और आज के ज़माने में निजी वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। विक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स आते हैं जो आप अभी डाउनलोड कीजिए और आधे घंटे बाद आपकी वेबसाइट बन सकती है। तो कोई बहाना नहीं है हमारे पास। आप चाहें तो अपनी कक्षाओं को यूट्यूब पर ले लीजिए, यूट्यूब पर वीडियो बनाकर आप यूट्यूब पर कक्षाएं ले सकते हैं, और आप चाहें तो यूट्यूब लाइव ले लीजिए। आप सोचिए कि आप में से हर एक व्यक्ति आज लाइव टेलीकास्ट करने की क्षमता रखता है, क्योंकि वो आपके पास उपलब्ध है टेक्नोलॉजी की बदौलत। तो वो आप करिए। आप चाहें तो ऑन डिमांड वीडियो डाल दीजिए। आपने 50 वीडियो बनाए, उनको एक वेबसाइट में डाला, हर एक पर आपने शुल्क लगा दिया, लोग आते हैं, देखते हैं, शुल्क देते हैं, चले जाते हैं। आप चाहें तो लिंक्डइन पर समूह बना दीजिए, वहाँ पर अपना प्रसारण कीजिए। फेसबुक का समूह बना दीजिए, उस पर भी लाइव प्रसारण की सुविधा है। आप वहाँ अपनी कक्षाएँ, हिंदी की कक्षाएँ फेसबुक लाइव पर लेना शुरू कर दीजिए, तो वो संभव है। आप चाहें तो मोबाइल एप्लीकेशन बना दीजिए, चाहें तो कौशल के पोर्टल्स पर जाइए, जो स्किलिंग के पोर्टल्स है, आपने नाम सुना होगा, यूडेमी, कोर्सरा, अनअकैडमी, या इस तरह के बहुत सारे पोर्टल हैं। आप चाहें तो वहाँ पर आप साइन इन कीजिए, वहाँ पर अपने पाठ लेना शुरू कर दीजिए, वो भी आपको मंच उपलब्ध है। आप यदि वो भी ना करना चाहें तो जूम मीटिंग्स कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का प्रयोग कीजिए, गूगल मीट का प्रयोग कीजिए, और पाठ लेना शुरू कर दीजिए। आप अपने यहाँ पर किसी अलग तरीके से बच्चों को जोड़िए, या हिंदी में पढ़ने में जो लोग रुचि रखते हैं उनको जोड़िए और शुरू कर दीजिए। शिक्षण प्रबंधन प्रणालियाँ, यदि आप चाहें कि बड़े स्तर पर जाना चाहते हैं तो इंटरनेट पर आपको शिक्षण प्रबंधन प्रणालियाँ मिलेंगी। डुओलिंगो, स्मार्ट क्लासेस आपको मिलती है, मैंगो लैंग्वेजेस मिलती है, मूडल मिलता है। इन सब का प्रयोग करके आप पूरा का पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपका अपना हो सकता है, और लगभग शून्य लागत पर। आप चाहें तो बाद में उसको पेड मॉडल में जा सकते हैं, लेकिन शुरुआत कर सकते हैं तुरंत। आज यदि आपने तैयारी की तो कल से आप चालू कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। यदि आपको पैसे लेने हैं तो उसके लिए रेजर पे आपके पास उपलब्ध है, फ़ोन पे उपलब्ध है। किसी ज़माने में तो हम लोग पेमेंट गेटवे के पास जाते थे और महीने लग जाते थे उसकी सारी प्रोसेसिंग करने में। आज तो वो भी नहीं है। आप रेजर पे आदि पर जाएंगे तो तुरंत सेम डे प्रोसेसिंग है,
अगले दिन से आप पैसे लेना शुरू कर दीजिए अपनी कक्षाओं के लिए या अपना जो भी आपने ढांचा बनाया, और कक्षाएं देना शुरू कर दीजिए। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। कहने का तात्पर्य यही है मित्रों कि कोई बाधा नहीं रह गई, टेक्नोलॉजी ने सब कुछ सुलभ कर दिया है। अब हमारे सामने है, हमारे हाथ में है कि हम इसका कितना लाभ उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर ने बहुत सही बात कही कि ऐसे मंचों पर तकनीक की बात होनी चाहिए, और जिस तरह से सर ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात की, इसके हम सब जानते हैं कि अपने लाभ भी हैं और नुकसान भी हैं। तो ये हमारे हाथ में है, और ज़्यादातर जो युवा यहाँ बैठे हैं ये उनके हाथ में है कि आप प्रौद्योगिकी का उपयोग किस तरह से करते हैं। बहरहाल जिस तरह सर ने परियोजना की बात कही और प्रौद्योगिकी के ने शिक्षण को कितना सरल बना दिया है, जो सर ने एक फ्लो चार्ट दिखाया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि किस तरह से हम पहले कुछ शुरू करने के लिए कितना कुछ सोचते थे, और आज अगर हम कुछ शुरू करना चाहते हैं तो एक सिस्टम और हमारे पास जो हुनर है उसके साथ हम शुरू कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी की वजह से ही ये मुमकिन है। आगे चलते हैं, और जैसा कि मैंने देखा कि सर ने अपनी बात को समय सीमा के अनुरूप ही रखा। एक बार सर के लिए विशेष इस बात के लिए भी तालियां। और तकनीकी मुझे लगता है कि जो लोग तकनीक में होते हैं वो इस बात का और भी विशेष ध्यान रखते हैं कि किस तरह से समय का सदुपयोग कर अपनी बात को रखा जाए। इसी के साथ हमारे साथ प्रोफेसर जैसा कि मैंने कहा डीन स्कूल ऑफ आर्ट्स सत्यकेतु जी हैं, और सर ने भी कहा था कि मैं संचालन के वक्त समय की बात करूं तो 10 से 12 मिनट का समय हम सर को देंगे, जिसमें सर अपनी बात हम सबके साथ साझा करेंगे और सर अपने विचार व्यक्त करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मेरा समय जाया न हो इसलिए मैं आपके पीछे आके खड़ा हो गया था। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित विद्वजन एवं मित्रों, हिंदी भाषा में शिक्षण में अधुनातन टेक्नोलॉजी, जब अधुनातन टेक्नोलॉजी की बात हम करते हैं, विशेष करके खास हिंदी पट्टी के लोग जो टेक्नोलॉजी है, जो नई चीज़ है, उसको अपनाने में थोड़ा संकोच किया करते थे। ये तो भला हो कोरोना का, जिसने कि बाध्य कर दिया कि जीना है तो इसमें जियो, नहीं तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो हिंदी वाले इधर आ गए अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, और ये एक बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जिस तरह से विकास हो रहा है हमारे समाज में, जो विकास का पहिया जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, और विशेष करके आज की परिस्थिति में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, और हमारे सामने जो एक लक्ष्य 2047 का जो लक्ष्य है, जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस लक्ष्य को हमारे लिए संकल्पित किया है, उस लक्ष्य तक पहुंचना है तो इन आधुनिक अधुनातन टेक्नोलॉजी का प्रयोग हिंदी में करना ही होगा। हिंदी में करने का मतलब हिंदी भाषा से नहीं है, केवल हिंदी भाषा से नहीं है। हिंदी भाषा में जो शिक्षण व्यवस्था है, जो विज्ञान में है, जो तकनीक में है, उसमें भी हिंदी भाषा के प्रयोग के द्वारा चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि विकास के लिए जिस नाव की सवारी हम लोगों ने की थी, उस नाव में इतने छिद्र थे कि वो नाव अपने आप पानी में डूब गया, और हमारी क्या स्थिति हुई। और वो नौका थी अंग्रेजी की नौका पे चल के हम कभी 2047 के लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। उसके लिए भारतीय भाषाओं की नौका पे सवार होकर हमें चलना पड़ेगा, और भारतीय भाषाओं में, केवल हिंदी में नहीं, भारतीय भाषाओं में अधुनातन टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। आज केवल भाषा या साहित्य या ज्ञान विज्ञान कोई कैंपस परिसर की चीज़ नहीं रह गई है। परिसर से बाहर जाकर मास मीडिया को कैसे हमें शिक्षित बनाना है, कैसे उस तकनीकी से उसको जोड़ना है, इसको जोड़ने में निश्चित रूप से अधुनातन टेक्नोलॉजी हमें सहयोग पहुंचा रही है। आज ई लर्निंग के द्वारा बहुत अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर दूर दराज के गांव के इलाकों में लोगों को शिक्षण दिया जा रहा है। मूक कोर्सेज बनाए जा रहे हैं। मूक कोर्सेज के द्वारा लोगों को, जहां पर कि बहुत सारे लोगों की पहुंच नहीं हो पाती थी, मूक के द्वारा हम
छोटे छोटे कस्बों तक जाकर लोगों को विषय के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन मित्रों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, बात करना उस पर बहुत अच्छा लगता है। जब भी हम किसी नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मूलतः हम उस भारतीय ज्ञान परंपरा को भूल जाते हैं, क्योंकि बराबर यह अंग्रेजों ने कहा कि परंपरा में कुछ नहीं रखा है, इसलिए परंपरा को भूल जाओ, इसलिए कि उनकी अपनी कोई परंपराएं थी ही नहीं। हम अपनी परंपरा को भूल गए। आज जो बहुत कुछ बातें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही थी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई ऐसी चीज नहीं है कि अचानक से हमारे पास कोई चीज आकर खड़ी हो गई। कोई भी चीज जब अचानक से खड़ी होती है, उसके पहले वर्षों से मेघखंड एकत्रित किए जाते हैं और बहुत सारी चीजों का समाहार होता है, तब कोई चीज निकलकर सामने आती है। मैं एक उदाहरण के द्वारा अपनी बात को रखना चाहूंगा। भारतीय ज्ञान परंपरा, हालांकि कभी कभी ये लगता है कि लग्घी से किसी चीज को खिलाने की बात है, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सारे तत्व विद्यमान हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं रामचरितमानस का देना चाहूंगा। हर आदमी रामचरितमानस के प्रसंग को जानता है। शूर्पणखा कांड के बाद जब लगा कि अब राक्षसों का प्रहार अब होगा सामूहिक रूप से, तो प्रभु श्री राम ने सीता जी से कहा कि अब मैं आपको अपनी कुछ नरलीला दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तक तो मेरा ईश्वर का रूप दिखाई दे रहा था, और नरलीला दिखाऊंगा और आपको अग्नि के संरक्षण में रख रहा हूं, और तब तक आप अग्नि के संरक्षण में रहेंगी जब तक मैं सारे राक्षसों का संहार न कर दूं। सीता जी उनकी बात को समझ गए। तुलसीदास लिखते हैं, निज प्रतिबिंब राखितः सीता। सीता जी ने अपने प्रतिबिंब को वहां रखा। उसके बाद रामचरितमानस में जितनी घटनाएं घटती हैं, सीता के अपहरण से लेकर सीता को जो अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, वो सारी की सारी घटना सीता जी के, माता सीता के प्रतिबिंब के साथ होती है। स्वयं माता सीता तो अग्नि के संरक्षण में थी। ये जो आज आभासित रूप में चीजों को बताने की बात की जा रही है, ये कोई नई चीज हमारे लिए नहीं है भारतीय ज्ञान, लेकिन हमारी आदत है हम अपनी चीज पर बात नहीं करते हैं, और वही चीज जब पश्चिम के माध्यम से हमारे सामने आती है तो हम उसको बहुत आदर सत्कार के साथ बहुत बड़ी, बहुत ऊंची चीज के रूप में स्वीकार करते हैं। यह निश्चित रूप से ये टेक्नोलॉजी आज हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के जो खतरे हैं, उन खतरों की ओर भी हम सबों का ध्यान जाना जरूरी है। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही थी, जिस चैट जीपीटी की बात हो रही थी, उस चैट जीपीटी का खतरा कितना है और कितनी तेजी से बढ़ रहा है, मैं समझता हूं इस सभागार में बैठे हुए लोगों में विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग सबसे ज्यादा इसको महसूस कर रहे होंगे। जिस तरह से चैट जीपीटी माध्यम से हमारे सामने चीजें आ रही हैं, उसको रोका जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अधुनातनता के नाम पर इतनी तेजी से हम आगे बढ़ते चले जाएं कि हम अपनी परंपरा को छोड़ दें। जिस दिन हम अपनी परंपरा को छोड़ देंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, फिर से औंधे मुंह हम नीचे गिरेंगे। परंपरा के साथ आधुनिकता का सामंजस्य बनाकर ही हमें आगे बढ़ना होगा, और यह परंपरा का सामंजस्य जब तक संवेदनात्मक नहीं होगा, संवेदना के धरातल पर नहीं होगा, तब तक न हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे बहुत आगे जा सकते हैं, न चैट जीपीटी के सहारे आगे जा सकते हैं। संवेदना का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, परंपरा का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। परंपरा को छोड़कर आधुनिकता की बात हम नहीं कर सकते हैं। अक्सर यह बात कही जाती है कि ये वही परंपरा है जो एक बूढ़े की तरह होती है, जिसका कि समय खत्म हो गया है। मैं कहता हूं, एक बूढ़ा है, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। यह रोशनदान ही हमें रास्ता दिखाएगा, और
उस खतरे से हमें बचाएगा जिसका जो खतरा आज हमारे सर पे मंडरा रहा है। कोई कैदी बैठा हुआ अपना बिंब बाहर भेज दे रहा है, अब कोई चार दीवारी के अंदर कैद किया गया व्यक्ति अपनी बात बाहर भेज रहा है, अपने प्रतिरूप के रूप में बाहर भेज दे रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर कि ध्यान दिया जाना आवश्यक है। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के इस विश्वरंग में इस विषय पर अपनी कुछ बातचीत कहने का जो मौका दिया गया, मैं उसके लिए यहाँ के आयोजकों का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि ये जो सत्र है ये अपने आप में एक सच में आधुनिक सत्र भी है, क्योंकि इस सत्र पर अगर हम मंच पर देखें तो विविध आयामों को लेकर हिंदी में अधुनातन टेक्नोलॉजी की बात रखी जा रही है। और सर की जो चिंता है वो हम सब जानते हैं। जैसा कि मैंने सर के वक्तव्य के पहले कहा ही था कि तकनीक को किस लेवल तक हम अपने साथ जोड़ें, ये भी एक सवाल हमेशा बना रहता है। और जैसा कि सर ने कहा कि विकसित भारत 2047 जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अपनी बात रखी है, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंदी में और ना सिर्फ हिंदी में, भारतीय भाषाओं में भी अधुनातन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना होगा। और उसके साथ साथ ये चिंतन भी करना होगा कि किस तरह जो आधुनिकता आती जा रही है उसका सदुपयोग हो। और इसीलिए सर इन सत्रों पर इस बात पर चर्चा की जाती है कि इस तरह से जब हम इस डिस्कोर्स में इस पर अपनी विभिन्न विचार जब आते हैं और उसके साथ जो मंथन होता है और फिर जो निकल कर आता है, उसके बाद एक दिशा निर्देश सभी को मिलता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि तकनीक का किस तरह से हम सदुपयोग करें, उसे आगे तक ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपने अपनी बात को समय सीमा में रखा, इसके लिए विशेष धन्यवाद सर। इसके साथ मैं आगे अब सम्मान के साथ जो हमारे साथ राजेश कुमार सर हैं उन्हें बुलाना चाहूँगी अपने विचार को व्यक्त करने के लिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियों से सर का स्वागत। धन्यवाद आपका संगीता जी। दोस्तों, आप सबको मालूम है, आप ने कभी कभी अपने काम के दौरान भाषण दिया होगा, और जब इतने ओजस्वी वक्ता के बाद आपको बोलने का अवसर मिलता है तो आपकी आवाज़ वैसे ही दब जाती है। तो सभा में उपस्थित विद्वज्जन, विद्यार्थियों, आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री अनूप भार्गव जी, हमारे साथी श्री बालेंदु शर्मा दाधीच जी, अभी के जो हमारे वक्ता हैं सांकृत जी, संचालक महोदया संगीता जौहरी जी, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए श्री संतोष चौबे और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये एक अपने तरह का विशाल कार्यक्रम है जिसमें हम विभिन्न सूक्ष्म बातों पर चर्चा करके कहीं पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय का प्रोफेशन तो टेक्नोलॉजी है और पैशन हिंदी है, और मेरा उल्टा है, मेरा प्रोफेशन तो हिंदी है और पैशन टेक्नोलॉजी है। तो मैं हिंदी के अध्यापक या हिंदी के विद्यार्थी की दृष्टि से टेक्नोलॉजी को देखने की कोशिश करता हूँ, और ये भी कोशिश करूँगा क्योंकि जब इतने बड़े टेक्नोक्रेट हमारे साथ हैं बालेंदु जी, तो बहुत सारी चीज़ें दोहराई जा सकती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो उन्होंने बातें कह दी हैं उनसे बचते हुए आपसे बात करूं। अगली स्लाइड में देखिएगा कि हम लोग इसमें बात करेंगे कि हिंदी सीखना क्या है, और जिसको आमतौर से पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का बड़े रूप में या करिकुलम कहते हैं। मैंने उसको, क्योंकि पहले पढ़ा जाता था लेकिन अब अध्ययन किया जाता है, तो मैंने उसको अध्ययन चर्या कहा। ये क्या है और प्रौद्योगिकी हमें क्या पेश करती है एक हिंदी सीखने वाले। देखिए, मैं जानबूझकर सीखना का उपयोग कर रहा हूँ, शिक्षण का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो फोकस है वो सीखने पर आ गया है। और फिर क्या पेशकश करती है और उसकी हमारी क्या संभावनाएं हैं, जिनकी तरफ पहले ही हमारे साथी ने संकेत किया है। अगली स्लाइड पे आप देखेंगे कि मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा फोकस
टेक्नोलॉजी पर नहीं, आगे बढ़ा दीजिए आप, इसको क्लिक कर दें। हमारा फोकस हिंदी पर भी नहीं है, हमारा फोकस सीखने पर है। और फिर दूसरा जो बिंदु है वो हिंदी है, हिंदी सीखना है या हिंदी सीखने के लिए विद्यार्थी की मदद करना है। और फिर हमें ये देखना है कि टेक्नोलॉजी हमारी इसमें क्या मदद कर सकती है। दोस्तों, हिंदी सीखना आमतौर से इसमें बहुत भ्रम है, सभी लोगों को पता है, फिर भी मैं इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये अन्य गणित या विज्ञान आदि विषयों से भिन्न है। आपको पता है, यहाँ हम सामग्री नहीं सिखाते हैं बल्कि एक माध्यम सिखाते हैं। और चुनौती ये होती है हिंदी शिक्षक के लिए या हिंदी विद्यार्थी के लिए कि उसे माध्यम के द्वारा ही हिंदी शिक्षण करवाना होता है। आमतौर से ये एक बहुत भ्रम होता है कि हम किसी दूसरी भाषा के माध्यम से सिखाने लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत परंपरा है, क्योंकि कोई भी भाषा एक कोड होती है। हम जो कुछ कहना चाहते हैं वो हमारे मन में पहले से ही है, हम उसे कोड करके भेजते हैं जिसे वो डिकोड करके वापस लेता है। अगर हम किसी दूसरी भाषा के माध्यम से करेंगे तो उसमें एक कोडिंग की प्रक्रिया और शुरू हो जाएगी, यानी कथ्य कोड फिर डिकोड, तो उससे बचना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि माध्यम के द्वारा ही शिक्षण है। अब अगली पे जा सकते हैं। देखिए, इसमें सीखने के लिए या सिखाने के लिए क्या हमारे पास स्थितियां हैं, मालिंदी जी ने भी कुछ बताया है। एक तो सेल्फ लर्निंग है, स्वाध्याय है, दूसरे डिस्टेंस एजुकेशन है, हमारे पास दूर से बैठ करके सीखा जा सकता है, जिसमें अध्यापक भी हो सकता है और सामग्री भी हो सकती है। तीसरे वर्चुअल कक्षा की अभी बात हुई है। फिर सामान्य कक्षा, जैसे हम आप अक्सर जिनसे परिचित हैं, और इसमें से इनके मिश्रित रूप को भी हमारे सामने उपस्थित हैं। वो इसकी जो प्रविधियां हैं उसमें आम अध्यापन जो आम कक्षा में होता है, फ्लिप क्लासरूम, जो क्लासरूम पहले होता था उसको उलट देते हैं, जो कक्षा में होता है उसको घर पे करने के लिए कहते हैं। यानी अगर आप कक्षा में कोई पाठ पढ़ा रहे थे तो विद्यार्थी को कहते हैं कि आप घर में पढ़ें, और जो विद्यार्थी होमवर्क वगैरह घर में करता है उसे वापस यहाँ करने की कोशिश की जाती है। फिर ब्लेंडेड लर्निंग की संकल्पना आ गई है, जिसमें मिश्रित रूप से टेक्नोलॉजी और टेक्स्ट और टीचर और बहुत सारी चीज़ों को मिला करके सिखाने की बात होती है। और फिर एक इसमें मिश्रित, हम इसमें से कोई भी चीज़ मिला सकते हैं। अगर हम आगे देखें, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं करिकुलम पर, जो अध्ययनचर्या मैंने नाम दिया है कि हम अगर हिंदी पढ़ाना चाहते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। आमतौर से बहुत सारे लोग, मैं उनको मना नहीं करता कि वो ऐसा काम ना करें, लेकिन बिना कोई ऐसी संकल्पना को समझे हुए हिंदी सिखाने के काम में आ जाते हैं। तो एक तो हमें जानना होता है कि पहले से विद्यार्थी को क्या पता है या क्या नहीं पता है, किस स्थिति पर है उसका पूर्व ज्ञान। फिर हमें ये तय करना होता है कि सीखने के जो कौशल हैं, असल में हमें कौशल सिखाने हैं, भाषा या कोई सामग्री नहीं सिखाने। मैं फिर से इसमें थोड़ा सा अंतर करना चाहता हूँ कि साहित्य शिक्षण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें साहित्य सिखाया जाता है। मैं हिंदी सीखने के बारे में बात कर रहा हूँ। और भाषा एक रचनात्मक प्रक्रिया है, हमें उसको एक रचना करने की दिशा में मार्गदर्शन करने की आवश्यकता होती है। और फिर सीखने के परिणाम, मतलब हम जो कुछ सिखाना चाहते हैं या जो सीखना चाहते हैं, आखिर में क्या उपलब्धियां हमारे को उससे होने वाली हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। और अगर हम सीखने के कम से कम स्तर कौन से होंगे, मिनिमम लेवल इसको कहा जाता है, वो क्या होंगे, जिस पर हम फैसला करेंगे कि हाँ ठीक है। पढ़ाने का क्रम क्या होगा, उसकी सामग्री क्या होगी। अगला देखें, मार्गदर्शन और सुधार की आवश्यकता होती है। कुछ समुदाय और फोरम होते हैं जो मदद करते हैं, अभ्यास करना होता है, गतिविधियां वगैरह। मैं जल्दी आपसे बात कर रहा हूँ इस विषय पर, सिर्फ क्रम से समझने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आपको मालूम ही है। वार्तालाप के समूह, भाषा के क्लब, लाइब्रेरी, भाषा केंद्र, एक्सचेंज प्रोग्राम, यात्रा, वर्कशॉप, ये सारी चीज़ें किसी भी अध्ययनचर्या में शामिल होती हैं। और इसके अलावा इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, उत्सव हैं, जैसे दिवाली वगैरह के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि कक्षाओं में वो सिखाए जाते हैं। जो अध्ययन हो रहा है उसकी हर समय उसकी जांच होती है, उसको फीडबैक दी जाती है, उसकी पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट होती है। और उपचार करने के लिए या निदान संबंधी सामग्री तैयार करके नए सिरे से सामग्री तैयार की जाती है, विद्यार्थी को दी जाती है। अंतिम मूल्यांकन होता है जिसको हम परीक्षा कहते हैं, और फिर उसका प्रमाणीकरण होता है। ये इसमें हिंदी सीखने में अगर वो औपचारिक पाठ्यक्रम है तो उसकी ज़रूरत होती है। तो अध्ययन सामग्री के क्या प्रकार
हमारे पास हैं। टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है। और अध्ययन सामग्री के स्वरूप क्या है, जैसे उसमें पुस्तकें हैं, सीखने की सामग्री जो पुस्तकों से भिन्न है, वो सेल्फ लर्निंग मटेरियल जैसा कुछ होता है जिसमें विद्यार्थी खुद भी सीख सकता है। उसमें अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं, फिल्में हैं, संगीत है, ब्लॉग हैं, इंटरनेट पर अन्य सामग्री उपलब्ध है। ये सारी चीज़ें हमारे सामने विद्यार्थी या अध्यापक के रूप में देने के लिए उपलब्ध हैं। और अब हम ये देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी हमें क्या पेश करती है, जिसके बारे में दादी जी ने बहुत कुछ बता दिया है। जो पूर्व ज्ञान है उसकी जांच करने के लिए हमारे पास टूल उपलब्ध हैं और हम जान सकते हैं कि क्या विद्यार्थी की क्या स्थिति है। और जो अगर हम उनको संरचित प्रोग्राम देना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ऐप्स हैं, जैसे ड्यूलिंगो है, मेस्मराइज है, बेबल है, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। और वीडियो चैनल है, यूट्यूब पर, जूम पर, स्काइप पर, अन्य बहुत सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। गेम के प्लेटफॉर्म हैं, कोलैबोरेशन और संचार के टूल हैं, जैसे गूगल क्लासरूम है, स्लैक है, और ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी है जिसमें मेटावर्स की अभी बात हुई है, को स्पेसिस वगैरह हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं। मार्गदर्शन और फीडबैक के लिए हमारे पास कॉफ़ी ब्रेक लैंग्वेजेस, फेसबुक ग्रुप, रेडिट फोरम वगैरह उपलब्ध हैं। सुधार के लिए जैसा आप देख रहे हैं कि एआई की मदद से और ऑगमेंटेड रियलिटी की वजह से ये और ज़्यादा आसान हो गया है कि हम जो काम अभी कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे वो बता देंगे कि आपने ठीक बोला है या गलत बोला है या क्या ठीक करने की ज़रूरत है। उसके टूल हमारे पास उपलब्ध हैं। स्पीच रिकॉग्निशन है, कोलैबोरेटिव काम कर सकते हैं, जैसे गूगल डॉक्स है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उस पर बहुत सारे लोग इकट्ठे काम कर सकते हैं। फीडबैक देने के लिए भी हमारे पास स्पीच लिंग और प्रोनाउंसिएशन वगैरह प्रोग्राम उपलब्ध हैं। अभ्यास करने के लिए हमारे पास, जैसे अक्सर भाषा में ये होता है कि हम लोग बात नहीं कर पाते, लेकिन अब एआई की मदद से, और आपने देखा होगा कि अगर आप चाहें तो वो एलेक्सा से भी बात कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं तो वो हिंदी में बता सकती है और एक वार्तालाप संभव हो सकता है। टेक्स्ट टू स्पीच प्रोग्राम उपलब्ध है। और मूल्यांकन के लिए भी हमारे पास टूल उपलब्ध हैं, जैसे ग्रामरली। बहुत सारी चीज़ें तो हिंदी भाषा में नहीं है, ग्रामरली है, वो हमारा ग्रामर सुधारती है। और अभी जो चैट जीपीटी वगैरह की बात हुई, वो उसमें हम लोग अपने लिखे हुए को सुधार करने के लिए भी कह सकते हैं। ये सारी पेशकश हमारे पास हैं। और अब मैं आपके सामने प्रौद्योगिकी हमारी क्या, ये असल में क्या हुआ कि मेरा फ़ॉन्ट कुछ और है और इनके पास शायद वो नहीं था, तो ये कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। तो एक तो भाषा सुधार हमारे पास संभव है। हम जो सीखना है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अनुकूलित कर सकते हैं। और सीखने के लिए, जैसे कि अभी आपको बताया कि आप हर व्यक्ति के लिए एक पाठ्यक्रम बना सकते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग संभव है। और जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसकी किस दिशा में प्रगति हो रही है उसको ट्रैक कर सकते हैं। और वर्चुअल रियलिटी की बात हो चुकी है, वो संभव है। अब हमारे पास चैट बॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट हैं। सांस्कृतिक संदर्भ के लिए देने के साथ साथ वैयक्तिकृत शिक्षा दी जा सकती है। मतलब उसमें हम सांस्कृतिक संदर्भ, जैसे कई बार सुबह के सत्र में बताया कि लगना के 4-5 अर्थ हैं, तो वो सारे अर्थ देते हुए बताया जा सकता है। हैप्टिक फीडबैक के दस्ताने और जैकेट ऐसे उपलब्ध हो गए हैं कि जब आप बोल रहे हैं तो आपके मन में क्या है, आपकी भावना क्या है, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। आभासी भाषा समुदाय हैं हमारे सहयोग के लिए। पहनने योग्य भाषा सीखने के उपकरण, मतलब ईयर पैड्स और चश्मा और ये सारी चीज़ें उपलब्ध होने वाली हैं। एआई आपके लिए सामग्री बना के दे सकती है, एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ बना सकती है। एआई लेखन के लिए और आकलन के लिए भी हमारे लिए मदद के लिए उपलब्ध है। और भाषा सहायक उपलब्ध हैं, डेटा से संचालित, मतलब आप पूरा डेटा इकट्ठा कर सकते हैं विद्यार्थी का और उसके आधार पर अपने अनुदेश तैयार कर सकते हैं। टेली प्रेजेंस रोबोट की बात अभी हुई है कि आप कहीं और से रहकर भी अपने विद्यार्थियों को
सिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब बहुत बड़ी चीज़ें उपलब्ध हैं, आप इसमें से चुन सकते हैं। ख़ास बात यह है कि विद्यार्थी और अध्यापक दोनों के लिए अब आज़ादी है। जैसे लोकतंत्रीकरण की बात की गई, सुगमता की बात की गई। सुगमता का मतलब आसानी नहीं है, आसान उपलब्धि, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। आप विद्यार्थी और अपनी आवश्यकता की दृष्टि से इनमें से चुन सकते हैं। मेरी बात लगभग ख़त्म हो गई है, लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे सीखने के YouTube वगैरह उपलब्ध हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनको रोक नहीं रहा, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा विकास होगा। लेकिन कोई संस्था इसको प्रमाणित करे कि ये जो है ये उचित रास्ता है और हमारी तरफ से प्रमाणित है। अगले में मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास अभी, अगला ले लीजिए, देखिए ये चीज़ें दोनों अभी आज उपलब्ध हैं। एक ये वो क्या कहते हैं डिवाइस है जो वॉइस ट्रांसलेशन करती है, और दूसरा ईयरबड्स है जो ट्रांसलेटर ईयरबड्स कहे जाते हैं। मैंने आपको ये इसलिए दिखाया कि हमें अब ये देखना होगा कि अगर हम जो बोल रहे हैं वो विद्यार्थी के, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ और किसी जापानी के पास वो जापानी में जा रहा है, तो फिर भाषा सिखाने की आवश्यकता है या उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो इन 2-3 विचारों के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ और आपको इतने ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अरे अगले स्लाइड भी दे दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत अच्छी बात सर ने कही और बहुत अच्छे प्रश्न के साथ सर ने ये सत्र छोड़ा है कि ये बात सही है कि जब हम तकनीक की बात कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं और जिस तरह के डिवाइस अब आ गए हैं, तो ये एक सवाल खड़ा होता है कि क्या सही में हमें भाषा सीखने की ज़रूरत है। और जैसा कि सर ने ये भी बताया कि वर्तमान में किस तरह हम हिंदी अध्ययन में, क्योंकि सर ने अध्ययन शब्द का बार बार प्रयोग किया है, के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। और अंत में उन्होंने एक सवाल के साथ अपनी बात को यहाँ पर अपनी बात पर उन्होंने विराम लगाया। अब जैसा कि शुरू में ही अनूप सर ने कहा था कि मैं अभी अपनी बात रखता हूँ और सबकी बात कह देने के बाद जो मुझे लगेगा मैं उस बात को कहूँगा। तो मैं बहुत सम्मान के साथ अब सर को अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए बुलाना चाहूँगी। सर आप वहाँ से भी कह सकते हैं, यहाँ से भी, जैसा। चलिए, सर का बहुत बहुत स्वागत दोबारा। सर प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। हाँ, मैंने कहा था कि मैं उन बातों को करना चाहूँगा जिन पे मैं चाहता हूँ बात हो और बात नहीं हुई हो। तो खुशी की बात यह है कि लगभग सभी बातें हो चुकी हैं। तो लेकिन कुछ बातें जो मेरे दिमाग में आ रही हैं और मैं करना चाहूँगा। और सबसे पहली बात ये कि मेरे ख्याल से ये हमारा पहला सत्र होगा जो ठीक 1 घंटे में हम समाप्त कर देंगे, ये मेरा वायदा है ना? तो देखिए, एक बात जो मेरे दिमाग में आ रही है कि हम बात करते हैं तकनीक की कि क्या उपलब्ध है, क्या उपलब्ध नहीं है। तो क्या जो उपलब्ध नहीं है वो तभी संभव हो पाएगा जब हम अपनी तरफ से सक्रिय भागीदारी उसमें करेंगे, है ना? तो ये जो आदान प्रदान हो रहा है वो एक तरफा नहीं होना चाहिए। जो तकनीक में जो कंपनियां हैं वो उनसे ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो ही हमें हमेशा कुछ देती रहेंगी। हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है ना? और वो जिम्मेदारी ये होगी कि जो हमें दिया गया है उसका हम सही तरह से प्रयोग करें और उसका हम धन देकर, पैसा देकर, लाइसेंस देकर उसका प्रयोग करें। जब ये होगा तभी जो कंपनियां हैं उनके लिए एक कारण बनेगा कि वो और उसमें इन्वेस्ट करें और हमें और अधिक चीज़ें उपलब्ध कराएं, है ना? तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है एक तरह से, है ना? दूसरी बात जो हुई और मैं उसको दोहराना चाहूँगा कि तकनीक का विरोध करना छोड़ दीजिए, उसको अपनाइए, है ना? हो सकता है कि अपनाने में कुछ बातें सही नहीं हों, आपको सही नहीं लगें, तो उसमें भी आपके पास विकल्प है कि अगर वो कोई सही चीज़ नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए, लेकिन शुरू में उसको आने दीजिए, अपने जीवन में आने दीजिए, है ना?
तो एक ये मैं कहना चाहूँगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये कहना छोड़ दीजिए कि ये संभव नहीं है या एक मनुष्य ही इसको बेहतर कर सकता है, उस बात को भूल जाइए। वो इसलिए कि जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, तकनीक जिस गति से बढ़ रही है, अगर आप कहते हैं कि ये संभव नहीं है तो उसके साथ ये भी कहिए कि ये संभव नहीं है आज तक, इस समय तक। कल आपकी बात गलत सिद्ध हो सकती है, क्योंकि हम मुझे हिंदी शब्द नहीं नज़र आ रहा, लेकिन एक तो होता है लीनियर प्रोग्रेशन और एक होता है एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेशन। तो हम एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेशन के युग में आ चुके हैं, जब चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं कि आज जो सच है वो कल, आज जो संभव नहीं है बहुत आसानी से कल संभव हो सकता है ना। तो एक इस बात को आप ध्यान में रखिए कि जो आज संभव नहीं है वो कल संभव होगा, ज़रूर होगा। क्योंकि हम जो कृत्रिम मेधा की बात होती है, तो हम जिस गति से नई बातों को सीख रहे हैं वो उसका कल्पना करना ही मुश्किल है ना। तो एक वो है। एक बात मैं और जो तकनीक से नहीं है लेकिन मेरा ये सोचना है कि तकनीक जिस गति से बढ़ रही है और जिस गति से काम सरल होते जा रहे हैं, अपने आप को एक उस स्थिति के लिए तैयार कीजिए कि दुनिया में जितना भी काम होना है ना, वो जितने लोग काम करने के लिए उपलब्ध हैं उनसे कम लोगों के द्वारा हो सकेगा। तो एक परिस्थिति और ये हमारे जीवन काल में ही आएगी, जबकि जो भी काम होना है उसके लिए हमें इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है जितने लोग काम करने को तैयार हैं। तो हमारे समाज को उस स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। तो चलिए, मैं अब जो मेरे ख्याल में 5-6 मिनट बचे हैं वो समय मैं आपको देना चाहूँगा, है ना। आप लोग सवाल पूछिए, और मैं ये नहीं वादा नहीं कर रहा कि हर सवाल का हम जवाब दे पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे, और जो जवाब अनुत्तरित रह जाते हैं उसका जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे, इस सत्र में नहीं तो किसी और माध्यम से, अधुनातन टेक्नोलॉजी की, क्योंकि हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। तो आपके संगीता जी, आप सवाल पूछिए और हमारे वक्ता उसका जवाब देंगे। जी हाँ, आपका हाथ मैंने पहले देखा जी। सकता हूँ कि ऐसा कोई एक ही पोर्टल है जो हिंदी शिक्षण के लिए कार्य कर रहा है? हिंदी शिक्षण के लिए तो पोर्टल, तो हिंदी शिक्षण भी एक बहुत बड़ा वो है। आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल जायज़ है, आपकी चिंता भी। और आज सुबह के सत्र में ये जिक्र भी हुआ था कि जहाँ दूसरी भाषाओं में हज़ारों या लाखों रिसोर्सेज मौजूद हैं, हिंदी में क्यों नहीं है। तो ये प्रश्न है, जायज़ है। हिंदी में पोर्टल तो हैं, लेकिन वो पूर्णता नहीं मिलेगी आपको उनमें। किसी में थोड़ा काम हुआ है, किसी में थोड़ा ज़्यादा काम हुआ है, किसी में 2-4 विषयों को कवर किया गया है, इस तरह से है। हालांकि जो आधुनिक पोर्टल हैं उनमें भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिल जाएगी, जैसे यूडेमी वगैरह जिनका जिक्र मैंने किया, या भारत सरकार का स्वयं पोर्टल है जिस पर आपको थोड़ी बहुत सामग्री मिलेगी। लेकिन हाँ, ये सब पीस मिल यानी टुकड़ों टुकड़ों में मिलता है। समग्रता में कोई ऐसा हिंदी शिक्षण का पोर्टल नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी पर फोकस रखता हो। तो यही अत्यंत विचारणीय और शर्मनाक स्थिति है हमारे लिए। दूसरी चीज़ ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि समस्त वित्त पोषी संस्थाएं जो शासन से वित्त पोषित हैं और समस्त शासकीय संस्थाएं जो तमाम हिंदी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, केंद्रीय हिंदी निदेशालय और इस तरह की तमाम संस्थाएं कार्य कर रही हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस चीज़ का अग्रणी रूप से कार्य करने की बात की गई कि तकनीकी और मेडिकल एजुकेशन भारतीय भाषाओं में हो, उस समय हिंदी भाषा से शिक्षण के लिए
जो प्रक्रिया अपनाई गई सिर्फ अनुवाद की ही क्यों अपनाई गई, और वो अनुवाद जिनमें जो प्रचलित शब्द थे उनको एकदम से हटा दिया गया और गूगल का ट्रांसलेशन ले लिया गया। मैं मैथमेटिक्स से हूँ, आप में से तमाम लोगों ने अवकलन और समाकलन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी का मैं एग्जाम्पल दूंगा जो लगभग 200 के आसपास इंजीनियरिंग कॉलेजेस को एफिलिएट करती है, उनके क्वेश्चन पेपर में इंटीग्रेशन एकीकरण रूप से अनुवादित हुआ है। सर मैं एक बात मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हम सरकारी नीतियों के बारे में कि क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, उसकी हम लोग सरकार को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपका बिंदु हमने लिया, लेकिन मेरा ये होगा कि उस जवाब को हम छोड़ दें, है ना। आपका लेकिन ये बिंदु मतलब हम क्यों ना हम लोग कुछ शुरुआत करें। वही मैं आऊँगा कि आपने हमारी जो कहा खुद कि की गैप है, उस गैप को दूर करने के लिए हम काम करें, ये जरूरी है। जी चलिए, आखिरी प्रश्न होगा आपका वरुण जी का। अगला सत्र शुरू। चलिए, हमारा समय समाप्त हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी था कि इस सत्र में ऐसी बातें आनी ही हैं। आभार जैसा कि कहा गया कि हमारे साथ जो सत्र में हमारे साथ जो अतिथिगण हैं उनको आभार स्वरूप एक स्मृति चिन्ह हेतु मैं जवाहर कर्नावट जी को ही आमंत्रित करना चाहूँगी कि स्मृति चिन्ह देकर हमारे साथ जो हमारे अतिथिगण हैं उनका आभार व्यक्त करें। सर्वप्रथम अनूप भार्गव जी का आभार, इस सत्र को अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ रहने के लिए, अध्यक्ष के रूप में, और इस सत्र को समय पर समाप्त करने के लिए सर के लिए जोरदार तालियां। बालेंदु जी को भी विश्वविद्यालय की ओर से आभार। स्मृति चिन्ह जो कि उन्हें हमारे टैगोर यूनिवर्सिटी की याद दिलाता रहेगा। श्री राजेश कुमार जी का भी बहुत बहुत आभार। आप सभी श्रोतागण का भी बहुत बहुत आभार हमारे साथ अपना इस तरह से साथ बनाए रखने के लिए।